हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी व्याकरण में लिंग की क्लास। तो लिंग के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, और हम आपको चुनिंदा ऐसे शब्द बताएंगे जो परीक्षा में खासकर देखे जाते हैं और आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी और आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में फ़र्क समझ पाएंगे। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार आपके लिए निरंतर मेहनत करते रहें। तो करते हैं शुरुआत। लिंग। लिंग संज्ञाओं के जिस रूप में पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। और लिंग का मतलब एक चिन्ह भी होता है। चिन्ह से और क्या करते हैं, हम पहचान करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि संज्ञाओं के जिस रूप में पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। लिंग कहा जाता है। लिंग से ही हम निर्धारण करते हैं कि ये पुरुष जाति में है या स्त्री जाति में है। और हिंदी व्याकरण में लिंग दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग। और एक बात और बता दूं, संस्कृत में ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। नपुंसक लिंग, ये 3 प्रकार के संस्कृत में होते हैं। संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं हम, यहाँ हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे हैं, तो इसलिए याद रखेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये 2 प्रकार के होते हैं। अगर पूछा जाए कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं हिंदी व्याकरण में, तो हम कहेंगे 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब बात करेंगे पुल्लिंग की। पुल्लिंग जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो अथवा जो शब्द पुरुष जाति के अंतर्गत आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। जो शब्द पुरुष जाति के अंतर्गत आए या जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो, ये मालूम पड़े कि ये क्या है, ये पुरुष है, ये पुरुष जाति में रखा गया है, तो उसे क्या कहेंगे, पुल्लिंग। जैसे सजीव में, सजीव और निर्जीव 2 तरह के पुल्लिंग होते हैं दोनों में। यहाँ सजीव के बारे में आपको बता रहे हैं कि किस तरह के घोड़ा किस में आ रहा है, पुल्लिंग यानी पुरुष जाति का बोध करा रहा है अपनी उसमें जाति में। लड़का, आदमी क्या हुए, ये पुल्लिंग में हुए। और निर्जीव की बात करें, कपड़ा क्या है, निर्जीव है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है। सोना क्या है, निर्जीव है। शहद क्या है, निर्जीव है। ये क्या करा रहे हैं, पुरुष जाति का बोध। यानी जो चीज़ क्रिया कर सके, स्वयं चल फिर सके, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके, वो क्या कहलाते हैं, वो सजीव कहलाते हैं। और जो अपने आप एक जगह से दूसरे स्थान पर ना जा सकें, यानी स्थान परिवर्तित ना कर सकें, उन्हें क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। तो आपको समझ में आ गए होंगे पुल्लिंग यानी सजीव पुल्लिंग और निर्जीव पुल्लिंग।
अब बात करेंगे पुल्लिंग शब्दों की पहचान। हमने इसमें बिल्कुल चयनित शब्द डाले हैं जो परीक्षाओं में देखे जाते हैं। प्राणीवाचक यानी प्राणीवाचक क्या? पुल्लिंग। जैसे घोड़ा, लड़का, आदमी, कौआ, सांप, बैल आदि किस में आएंगे? ये प्राणीवाचक। ये एक प्राणी हैं क्योंकि ये वातावरण में सांस ले रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। ये प्राणी जाति का बोध करा रहे हैं, यानी पुल्लिंग का बोध करा रहे हैं। अब अप्राणीवाचक कौन से होते हैं? अप्राणीवाचक वृक्षों के नाम, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, तो ये क्या है? अप्राणीवाचक। अप्राणीवाचक में आते हैं वृक्षों के नाम, जैसे आम, नीम, अशोक, पीपल, जामुन, शीशम, गुलमोहर, देवदार, कदम्ब और चीड़। ये क्या है? ये पुल्लिंग शब्द हैं। पुल्लिंग शब्द हैं। पुल्लिंग शब्द जो वृक्षों के नाम हैं वो पुल्लिंग शब्द में आते हैं और इनमें पुल्लिंग शब्द में आते हैं प्राणीवाचक। और इनमें अपवाद भी है। इमली का जो पेड़ है भले ही वृक्ष का नाम है परंतु ये स्त्रीलिंग में आता है, इसको याद रखेंगे। बाकी के ये पुल्लिंग में आएंगे। ऐसी पर्वतों के नाम किस में आएंगे? पुल्लिंग में आते हैं। हिमालय जैसे कैलाश, अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल आदि किस में आएंगे? यानी पर्वतों के नाम देखने को मिले तो किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। दिनों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी इसको गुरुवार भी कहते हैं, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये दिनों के नाम पुल्लिंग में आएंगे, ध्यान रखना। महीनों के नाम, जो महीनों के नाम हैं हिंदी महीनों के नाम, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक, फाल्गुन, चैत्र, बैसाख आदि जो हिंदी महीनों के नाम हैं वो किस में आते हैं? पुल्लिंग में आएंगे क्योंकि यहाँ छोड़ दिए हैं। और जो बाकी के जो भी नाम हैं वो किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। अंग्रेजी महीनों के नाम, जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये किस में आएंगे? ये सब के सब पुल्लिंग में आएंगे। परंतु ये अपवाद देखने को मिलता है यहाँ पर कि जो फरवरी अंग्रेजी महीने का नाम है, मई और जुलाई, ये किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं, याद रखना, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। ऐसे ही आगे द्रव पदार्थों के नाम, जैसे पानी, पेट्रोल, दूध, तेल, डीजल, रक्त, जल, रस आदि किस में आएंगे? ये सभी के सभी पुल्लिंग में आएंगे। परंतु यहाँ अपवाद देखने को मिल रहा है। चाय, लस्सी, शराब, छाछ, स्याही किस में आएंगे? ये सब के सब स्त्रीलिंग में आएंगे, जबकि ये भी क्या है? द्रव पदार्थ हैं। ये सब के सब क्या है? द्रव पदार्थ, परंतु ये किस में आ रहे? स्त्रीलिंग में। ये याद रखने जरूरी है, यही खेल करता है एग्जामिनर। यहाँ ग्रहों और नक्षत्रों के नाम, मंगल, बुध, सूर्य, यम, चंद्र, ध्रुव, बृहस्पति, अरुण, वरुण, राहु, केतु आदि ये किस में आएंगे? ये सब के सब किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे, पुल्लिंग में। परंतु यहाँ अपवाद भी है। पृथ्वी एक ग्रह है, रोहिणी, मृगशिरा ये किस में आ रहे हैं? स्त्रीलिंग में आ रहे हैं। धातुओं के नाम किस में देखने को मिलते हैं? पुल्लिंग में। सोना, पीतल, तांबा, लोहा, पन्ना, नीलम,
नीलम, हीरा, मोती, मूंगा, पोखराज आदि किस में आएंगे? ये पुल्लिंग में आएंगे। परंतु यहाँ ये भी धातु है, ये अपवाद देखने को मिल रहा है। हमने कही थी कि धातु होती हैं जो वो पुल्लिंग में आती हैं, परंतु चांदी भी धातु है, मणि, सीपी ये स्त्रीलिंग में आएंगे। धातु होने के बावजूद भी किस में आ रहे हैं? स्त्रीलिंग में। तो ये अपवाद है। यहीं से क्वेश्चन दे देगा एग्जामिनर, पूछेगा चांदी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो हमने तो पढ़ा है कि धातु पुल्लिंग में आती है, परंतु ये याद रखने वाली बात है कि चांदी, मणि और सीपी किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। यहाँ अक्सर प्रश्न गलत हो जाते हैं। ऐसे ही शरीर के अंग के नाम: सिर, माथा, मस्तक, ललाट, मुंह, कंठ, ओठ, दांत, पैर, नाखून, घुटना, अंगूठा, फेफड़ा आदि ये सब शरीर के जो अंग हैं पुल्लिंग में आएंगे। परंतु यहाँ अपवाद देखने को मिल रहा है। अपवाद क्या है? आँख किस में आती है जबकि शरीर का अंग है? आँख स्त्रीलिंग में, नाक भी शरीर का अंग है फिर भी स्त्रीलिंग में। जीभ, गर्दन, उंगली, कलाई, मूछ, दांत, कोहनी, कमर किस में? स्त्रीलिंग में आएंगे। जबकि ये शरीर के, हमने बताया था कि शरीर के जो भी अंग हैं वो पुल्लिंग में आएंगे। परंतु ये अपवाद देखने को मिल रहा है, यहाँ अपवाद है। अपवाद का मतलब ये होता है कि नियम से थोड़ा अलग हटके वो एक अलग अपनी पहचान बना रहा हो कोई व्यक्ति, तो वो अपवाद की श्रेणी में आता है। तो ऐसे यहाँ पर शरीर के जो अंग होते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं, परंतु यहाँ ये भी शरीर के अंग हैं, यहाँ स्त्रीलिंग में आ रहे हैं, इसलिए ये अपवाद माने जाएंगे और ये याद रखने जरूरी है। अनाजों के नाम: अनाजों के नाम किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ये पुल्लिंग पढ़ा रहा हूँ। पुल्लिंग के बाद तब स्त्रीलिंग पर बात करेंगे। पहले पुल्लिंग पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, क्योंकि अच्छे से समझ में आए, परीक्षा में कोई भी ऐसे प्रश्न ना छूटे। गेहूँ, चावल, मूंग, बाजरा, चना और जौ आदि किस में आएंगे? अनाजों के नाम पुल्लिंग में आएंगे। परंतु यहाँ अपवाद है। इनमें से क्वेश्चन यानी इनमें से प्रश्न देखने को मिलता है। ज्वार को पूछ लिया जाता है, मक्का को पूछ लिया जाता है, अरहर को पूछ लिया जाता है, रागी को पूछ लिया जाता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। और हमने पढ़ रखा है अनाजों को किस में रखा जाता है? पुल्लिंग में। परंतु ये क्या है? स्त्रीलिंग है। तो ये क्या है? ज्वार स्त्रीलिंग, मक्का स्त्रीलिंग, अरहर स्त्रीलिंग, रागी स्त्रीलिंग। ये याद रखने जरूरी है, क्योंकि अनाजों के नाम सुनते ही आप कह देंगे पुल्लिंग है, परंतु याद रखने वाली बात तो ये है कि स्त्रीलिंग में ये भी आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं, सॉरी। ये इतनी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी आपको, याद होते भी जा रहे होंगे। एक दो बार वीडियो देखने पे ये सभी याद हो जाएंगे और मैं उम्मीद और दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो मैं शब्द बता रहा हूँ वही परीक्षा में देखने को मिलेंगे, इससे हटके कोई भी शब्द देखने को नहीं मिलेगा। और नदियों एवं झीलों के नाम पुल्लिंग में कौन कौन से आते हैं? केवल ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। बाकी के जो नदियों और झीलों के नाम है वो स्त्रीलिंग, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ब्यास, रावी, झेलम, सांबर झील और पुष्कर झील क्या है? ये स्त्रीलिंग में आ रहे हैं। क्या? स्त्रीलिंग में। तो केवल ये पुल्लिंग में आ रहे हैं, बाकी के क्या है? स्त्रीलिंग में। ऐसे ही यहाँ पर फल एवं सब्जियों के नाम किस में रखे गए? पुल्लिंग में। पपीता, खरबूजा, लहसुन, करेला, टमाटर, सेब, खीरा, अदरक, जामुन, पुदीना, धनिया, प्याज, बैंगन, सलजम, फालसा, खजूर आदि फल एवं सब्जियों के नाम किस में? पुल्लिंग में। परंतु यहाँ भी अपवाद है, ये अपवाद जरूरी याद करने हैं आपको। गाजर ये भी सब्जी है। भिंडी, फूल गोभी, शकरकंद, नाशपाती फल है। पालक, बंद गोभी, मूली, मेथी, ककड़ी, लीची क्या है? ये स्त्रीलिंग में। जबकि हमने बताया था फल और सब्जियां किस में आती हैं? पुल्लिंग में। परंतु ये अपवाद की श्रेणी में हैं और ये किस में रखे गए हैं? स्त्रीलिंग में। उच्चारण करने पर ही पता चल रहा है, ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। और यहाँ उच्चारण करने से ही मालूम हो जा रहा है कि क्या ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो ये स्त्रीलिंग है और ये बाकी के सभी पुल्लिंग हैं। वर्णमाला के अक्षर ए, आ, उ,
ओ, औ, के, खे, गे, घे, चे, छे, जे, झे आदि किस में आते हैं? ये पुल्लिंग में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। और यहाँ स्त्रीलिंग में इनमें से कौन से हैं? ये वाले ई और ए, आई, इनको छोड़ करके किस में आते हैं? पुल्लिंग में आएंगे। वर्णमाला के अक्षर होते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं, परंतु ई और ए और ऐ को छोड़ करके किस में आएंगे? बाकी के सभी पुल्लिंग में आएंगे। और ई, ए, ऐ किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में। अब बात करें यहाँ प्राणियों के समूह को व्यक्त करने वाले, यानी प्राणियों के समूह, समूह का मतलब होता है एक झुंड कह लो, समूह मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के ग्रुप को या किसको मतलब एक भीड़ को क्या कहेंगे? समूह कह देंगे, उसे समूह कहते हैं। जैसे देश में एक या एक से अधिक व्यक्ति रहते हैं। ये तो नहीं कि एक व्यक्ति से कोई देश बन रहा हो, बहुत सारे व्यक्तियों से मिलकर के देश बनता है। परिवार, प्रशासन, समुदाय, राज्य, प्राधिकरण, विद्यालय, नगर निगम, मंडल, संघ, झुंड आदि किस में आएंगे? ये पुल्लिंग में आते हैं। प्राणियों के समूह को व्यक्त करने वाले शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। परंतु यहाँ भी अपवाद है। अपवाद में साथ ही साथ लेकर के चलाऊँ कोई भी असमंजस की स्थिति पैदा ना हो परीक्षा में और आप अच्छे से कर पाओ। जैसे उच्चारण में हमने वहाँ जैसे सभा, किस सभा हो रहा है, ये कभी नहीं सुना होगा। सभा हो रही है, ये सुना होगा। एक और उच्चारण करके देख लीजिए। समिति बन रही है, समति बन रहा है, ये कभी नहीं सुना होगा। जनता बैठी है, जनता बैठा है, कभी नहीं सुना होगा। सरकार बन गई, सरकार बन गया, ये कभी नहीं सुना होगा। विधानसभा, संसद, नगर पालिका, पाठशाला, ये किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में। परंतु ये समूह को भी क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। व्यक्तियों के समूह को भी प्रदर्शित करते हैं ये शब्द, परंतु ये स्त्रीलिंग में है। अब व्यवसाय सूचक, जो व्यवसाय सूचक शब्द यानी उपन्यासकार, अधिकारी, व्यापारी, राज्यपाल, न्यायाधीश और भी जो नाम हैं किस में आते हैं? नाटककार, देनदार, लेनदार, आयुक्त, सम्मानदाता, लेखपाल, विभागाध्यक्ष, चपरासी, वकील, ये सब किस में आते हैं? व्यवसाय सूचक शब्द होते हैं ये, तो ये पुल्लिंग में आते हैं। और बात करें भाववाचक संज्ञाएं होती हैं जितनी बार, वो भी पुल्लिंग में आती हैं। भाव बहुत तेज है, बचाव कर लिया, दिखावा कर रहा है, कर रही है, ये करके नहीं, दिखावा क्या था? पुल्लिंग में। बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गई, कभी नहीं सुना होगा, तो ये किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। और ऐसे ही इनमें बचपन, ये भाव ही तो है, बचपन, तो ये किस में आते हैं? भाववाचक जितनी भी संज्ञा होती हैं वो किस में आती हैं? पुल्लिंग में आती हैं। विशिष्ट स्थान होते हैं जो, यानी अपने आप में मुख्य स्थान होते हैं, चिकित्सालय, सचिवालय, मंत्रालय, न्यायालय आदि किस में आते हैं? ये भी किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। तो ये याद रखना, ये सब विशिष्ट स्थान वगैरह ये किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे, पुल्लिंग में। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हमने आज पुल्लिंगी शब्दों को लिया है और पुल्लिंग शब्दों को हमने अच्छे से समझाया है, और उसके साथ ही साथ हमने अपवाद भी लेकर के चले हैं, जिससे कि कोई असमंजस की स्थिति पैदा ना हो और हमारी समस्या दूर हो जाए और परीक्षा में हम प्रश्न गलत कर दें। तो हम आज यहीं पर क्लास को रोकते हैं और साथ ही साथ आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार आपके लिए क्लास लाते रहें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन दे सकता है और हम आपके लिए एक निरंतर काम करने की प्रेरणा भी दे सकता है। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ
अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय